हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी के लिए आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसकी ध्येय IAS की, जिसमें हमने ध्येय IAS के 6 टेस्ट GS के और 3 टेस्ट हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अब तक 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए। आज 10वां टेस्ट शुरू होगा, यानी GS का टेस्ट शुरू होगा और GS का टेस्ट नंबर 7। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं हिंदी की जो है मैंने पूरी तैयारी 6 सब्जेक्ट की, के लिए 6 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर रखी है। पूरे क्वेश्चन लगा रखे हैं मैंने, एक एक के कम से कम 200-300 एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगवा रखे हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पे, RDXGS गुरु पे ही। तो आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, लगाइए क्वेश्चन। ओके, अगर आप बोलेंगे तो उसकी PDF भी डाल दूंगा मैं। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट नंबर 7 GS का। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप के संबंध में सत्य कथन चुने। इसका निर्माण कार्बोनीफेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ। सही है, बताऊंगा भाई। यह दरारी उद्भेदन का परिणाम है, ये तो सही है। दूसरी बात सही है, इसने सही पूछा है तो केवल B सही है ना। इसका पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, ये क्या बोल रहा है, कार्बोनीफेरस काल के प्रारंभिक चरण में नहीं, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ, इसलिए पहला वाला गलत। B ऑप्शन हो गया। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। चलो मिलाते हैं। और ये है तालबीज, सोहना, तप्त पानी और अनहोनी। ये क्या है, उष्ण झरने हैं और राज्य हैं। देखो एक मिला लो, सोहना अगर सुना हो आपने तो हरियाणा में है। कितना हो गया, B में 3 हो गया। उसके बाद तप्त पानी तो खूब सुने हैं उड़ीसा में, तो B में हो गया 3 और C में हो गया 1। देखना, B में 3 C में 1, ये है बस एक ही है। चलो तो मिलाते हैं। पहले में हो गया 4, ये क्या है, तालबीज कहाँ, राजस्थान में, तालबीज राजस्थान में। तो पहले में हो गया 4, तालबीज राजस्थान में, सोना हरियाणा में, तप्तपानी उड़ीसा में और अनहोनी कहाँ हो गया, MP में। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन हो गया 4 3 1 2। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज क्षेत्र नहीं है, तांबा का खनिज क्षेत्र नहीं है। मलाजखंड, देखो मलाजखंड, मोसाबानी, नोआकुंडी, दो दरीबा, खोदरीबा, इनमें से कौन सा नहीं है बताओ। तो देखो इनमें से नोआमुंडी जो है ना, ये नहीं है। ये क्या है, ये जो है नोआमुंडी झारखंड में है और ये लौह अयस्क के हेतु प्रसिद्ध है। तांबा नहीं पाया जाता है यहाँ, लोहा पाया जाता है, इसलिए ये। अब इन बाकी के बारे में जान लो। मलाजखंड कहाँ है, बालाघाट मध्य प्रदेश में। बाकी खोदरीबा क्षेत्र अलवर जिला राजस्थान में और मूसावानी सिंहभूमि झारखंड में। चलो अगला देखते हैं। चौथा, जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन से कथन असत्य बताना है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। सही है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, नहीं को पहचानो, यही गलत है। जैव पदार्थ ही तो पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फलीदार फसलों की खेती में इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव है। सही है। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, ये भी सही है। D ऑप्शन हो गया, मतलब उससे B ऑप्शन सही नहीं है ना। चलो अगला देखते हैं। पाँचवा, सही सुमेलित नहीं है बताना है। मानसूनी, अब इसमें ये वन दिए हैं और यहाँ क्या है, इसमें कौन सा वृक्ष आता है उसके अंदर। तो मानसूनी वन के अंदर कौन से आते हैं, साल आता है, बताओ। पाँचवें में ये मिलाने हैं इसमें, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो मानसूनी साल सही है। सदाबहार आबनूस सही है, सही है। अल्पाइन नागफनी, अरे एक होता है अल्पाइन, क्या होता है, अल्पाइन नागफनी नहीं है। ये क्या है, ये सदाबहार बने कहाँ के, देखो सबसे पहले समझो, साल एक मानसूनी वृक्ष है। साल क्या है, मानसूनी वृक्ष है, ठीक है, ये तो क्लियर है। और मानसूनी वृक्ष वहाँ होते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। और सदाबहार वन भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, आबनूस, ताड़, महोगनी, ये सब सदाबहार वन है। अच्छा, मैग्रोव कहाँ होते हैं, जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र हैं। वहीं अल्पाइन क्या है भैया, हिमालय की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये क्या है, ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाइन, बर्च, जूनिफर, अल्पाइन, ये सब हैं। ठीक है, अगला देखो। पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। किस प्रकार, समुच्च रेखीय जुताई द्वारा। पर्वतीय ढालों पर समुच्च जुताई कर दो और सीढ़ी नुमा खेत बना दो, इन दोनों तरीके से उनको रोक सकते हैं। फिर कौन सा होगा, B ऑप्शन हो गया। अगला देखो, एक नई जाति उत्पत्ति अचानक ही बार में, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह किसका सिद्धांत है, ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत है। कौन सा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन कौन सा हो गया, साथ में C हो गया। किसने दिया था ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत, है बताओ, याद है आपको, ह्यूगो डी विरीज ने दिया था। ठीक है, C ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, असत्य कौन सा बताना है। सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं नहीं, समतापी होते हैं। बताऊंगा क्या है। चमगादड़ एक
स्तनधारी प्राणी है, ना कि पक्षी। ये सही है, बी वाला सही है। तो कौन सा सही बताना है? असत्य बताना है। तो केवल 1 असत्य है, ठीक है। 8वें में हो जाएगा ए। असत्य बताना है 8वें में, असत्य तो बताना है। तो एक असत्य है, ठीक है, असत्य तो बताना है। हाँ, तो असत्य एक हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अब देखो, असमतापी क्या होते हैं? असमतापी वो होते हैं जिन, असमतापी को ठंडे रुधिर वाले भी बोलते हैं, ठंडे रुधिर वाले भी जंतु बोलते हैं। कैसे? जिनका जो है तापमान फिक्स रहता है, चाहे सर्दी गर्मी हो, उनका तापमान फिक्स रहेगा, उनको बोलेंगे असमतापी हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, असमतापी वो नहीं। असमतापी मतलब जो तापमान के अनुसार अपना तापमान बदल देते हैं, मतलब मौसम के अनुसार। जैसे जैसे अब ठंडी पड़ रही है तो भैया ये उनका तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा मैनेज करने के लिए। गर्मी पड़ेगी, तापमान घट जाएगा, ऐसे उनको बोलते हैं असमतापी। और जैसे मनुष्य है, ये क्या है? समतापी, कभी भी तापमान उनका चेंज नहीं होता, फिक्स है 37 डिग्री, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, या 36 पॉइंट कुछ होता है डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला देखो, निम्न में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है? बताओ कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें है ये जेलेपला दर्जा। जेलेपला दर्जे का निर्माण, जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, जेलेपला। और इसका निर्माण किसने किया? तीस्ता नदी ने किया है। भूटान जाने का मार्ग यहाँ से है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। तिब्बत जाने का मार्ग है इससे। और बड़ा लाचला हिमाचल में मंडी और लेह को जोड़ता है, ठीक है जी। अगला देखो 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? अब बताना है। तो ये पोर्टो रिको जो है ना, ये प्रशांत महासागर में नहीं है। कहाँ पे है ये? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बाकी अटाकामा, एलुसियन, मैरियाना, ये सब प्रशांत महासागर में, लेकिन पोर्टो रिको नहीं है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक में। 11 में आ जाओ, सूची 1 सूची 2 से मिलाना, बंदरगाह और प्रकृति। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है बताओ। बिल्कुल सही है एक, ये राइट है। पारादीप लेगुन बंदरगाह है, ये भी सही है। और हल्दिया, हल्दिया नदी मुख है, ये भी सही है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह। 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला चलो, कथन कारण क्वेश्चन है भाई। समुद्र के किनारे के भागों में दैनिक तापांतर कम होता है, सही है, बिल्कुल राइट है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, नहीं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी वार्षिक तापांतर कम होता है, ये सही, आर गलत। अगला चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हॉर्सिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों। हॉर्सिकल्चर सही है, बताओ। हॉर्सिकल्चर तो बिल्कुल सही है, घोड़ों के संबंध है, ये सही है। मोरिकल्चर, रेशम कीट, सही है, सही है। और एरिपोनी कल्चर, एरिपोनिक मतलब ये क्या? पौधों को जल में उगाने से संबंध है एरिपोनिक? नहीं, पौधों को एयर में उगाने से संबंध है, ये गलत है। पोमोलॉजी, फल विज्ञान, ये सही है, सी गलत है। एरिपोनिक क्या होती है? पौधों को वायु में उगाना, जल में नहीं, वायु में उगाना, एरिपोनिक। हाइड्रोपोनिक्स बोल सकते हैं उसको, जल में उगाने को। चलो, भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि होती है, उसके गलत नाम, इनमें से इनके नाम दिए हैं। जैसे झूम है, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में होती है, सही है। ऐसे ही किसी का एक का गलत नाम सुमेलित है, तो वो बताना है। तो भैया दीपा झारखंड में होती है, बताओ। दीपा झारखंड में होती है? नहीं होती। कहाँ होती है फिर ये? छत्तीसगढ़ में होती है। कहाँ होती है? दीपा गलत है, छत्तीसगढ़ में होती है। पोड्डू आंध्र प्रदेश में, धाबी, धाबी इंपोर्टेंट है, धाबी उड़ीसा में होती है, ठीक है। दीपा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सॉरी, छत्तीसगढ़ में। इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है? तो भैया चावल कहीं शुष्क क्षेत्र में हो सकता है? नहीं हो सकता। बाकी सब शुष्क में होंगे, मक्का, चना, मूंग हो जाएंगे। चावल के लिए पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर के लगभग बारिश चाहिए। जनजातियाँ तथा उनके देशों का गलत सुमेल बताना है। तो कुलामन जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है, बताओ। बिल्कुल सही है, कुलामन पाई जाती है। लैप्स दक्षिण स्कैंडिनेविया में पाई जाती है, सही है। कुंग, कुंग कहाँ पाई जाती है, बताओ। कुंग दक्षिण अमेरिका में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? कुंग दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, ये गलत है। और वेद श्रीलंका में है, सी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल और स्थलमंडल के विस्तार का प्रतिशत क्या है? तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल है कितना? 19%। और स्थलमंडल है कितना? 81%। तो इसमें 17 में बी ऑप्शन हो रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो गया। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 19% पे स्थल है और 81% पे जल है, ठीक है। वहीं उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 40% पे स्थल है, भूमि है, और 60% पे जल है, ठीक है। अब सही है, कन्फ्यूजन रहता है चलो, कोपेन ने अपने जलवायु परिवर्तन योजना में भारत के गंगा मैदान को किस वर्ग में रखा है? तो CWG में रखा है। क्या है ये? CWG में रखा है, मतलब शीत ऋतु शुष्क होगी, ये बता रहा है। शीत ऋतु शुष्क होगी, शुष्क मानसून होगा, ठीक है, ये बी ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल बताना किसे कहा जाता है? तो भैया इसको जूट को कहा जाता है, बी, बी ऑप्शन। 19वें में बी ऑप्शन, जूट। गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के में, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है वहाँ जूट। सही सुमेलित नहीं है, बताना है। पक्षियों के आश्रय स्थल और राज्य, केवलादेव राजस्थान में सही है,
वेदाथांगल तमिलनाडु सही है। रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, बताओ 20 में, बिल्कुल सही है। और सलीम अली मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पे है फिर ये? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, डी। अगला देखो, विश्व प्रसिद्ध मोका, मोका कहवा कहाँ मिलती है? तो ये भैया ओमान में मिलती है। ओमान में, यमन में, बताओ। ओमान में मिलती है। 21वें में, ओमान में नहीं, यमन में मिलती है, सॉरी, यमन में, ये यमन में मिलती है। विश्व प्रसिद्ध मोका कहाँ? यमन में मिलती है। ओके, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? क्रेटर झील, क्रेटर मतलब जो उद्गार से बनी है। तो लोनार झील पढ़ी है कभी? पढ़े हो? उद्गार से न, मतलब इनमें से कौन सी उद्गार से नहीं बनी है? ज्वालामुखी उद्गार से, मतलब होता है क्रेटर का। तो बताओ कौन सी है? लोनार है, एवर्नस झील है, जिनेवा है, टिटिकाका। ये जिनेवा झील नहीं है, सी ऑप्शन। कहाँ की है भैया सी? ये जिनेवा झील स्विट्जरलैंड की है। और ये भूकंप झील है। ये क्या है? ये क्या है? भूकंप झील है, क्रेटर झील नहीं है, सी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार, तो भैया लिम्पोपो नदी है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऐसे। 23 में डी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार, और कांगो या जायरे नदी कर्क रेखा को 2 बार। ठीक है, कौन सा हो गया ऑप्शन? डी। अगला देखो, मिलाना है इनको, क्या सूची 1 से सूची 2। ये संवत हैं और समय। विक्रम संवत 57 ईस्वी, 3 हो गया। शक संवत 78 ईस्वी, 3 1 हो गया। गुप्त संवत 320 ईस्वी, और ये हो गया 2 4 3 1 और 4 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलो, पुस्तक अलाइव द वंडर, अलाइव द वंडर जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन किया गया था, किसने लिखी थी? तो ये हॉलवेल ने लिखी थी। हॉलवेल ने एक पुस्तक लिखी थी, द अलाइव द वंडर। क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर था कौन? सिराजुद्दौला, जिसने क्या है 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था एक छोटे से कमरे में, और उसमें से सुबह उनको निकाला तो 123 लोग मर गए थे, 23 ही बचे थे। तो वो घटना का इसने हॉलवेल ने वर्णन किया था। ठीक है, 25 हो गया। आ जाओ अब 26वें में। ठीक है जी, 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में, देखो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ये था एक्ट 21 1850। 1850 का है, लेकिन एक्ट 21 था, 21 है ना। ईसाई धर्म में धर्मांतरित जो हुए हिंदू, उनके लिए उनको पैतृक संपत्ति में ही भाग मिलेगा, ये बात कही थी। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र प्रति हुमायूं के अनुराग को बताता है? मतलब हुमायूं को खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लगाव था, ये कौन बताता है? तो कानून हुमायूं, कानून हुमायूनी ये बताता है। ऑप्शन हो गया बी, 27 में ऑप्शन बी। चलो अगला देखो 28, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन बताना है। देवराय द्वितीय ने एक दूतमंडल चीन भेजा, 28 में, सही है ये बात तो। अच्छा, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, सही है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, नहीं ये गलत है, सी ये पहली राजधानी थी, फर्स्ट राजधानी थी। कौन सी? हम्पी। तो ये पहले वाला हो गया कौन सा? गलत, इससे तीसरा वाला गलत है। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान लड़कों को भर्ती किया, ये सही है, ये भी सही है। 1 2 3 ए बी और डी सही है, सी गलत हो गया। निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था, किसका वजीर था? तो ये जी ये था इल्तुतमिश का वजीर। निजामुद्दीन जुनैद इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। क्यों पूछा है क्वेश्चन? क्योंकि इसने, रजिया एकमात्र महिला हुई है जो सुल्तान बनी है, और उसके खिलाफ षड्यंत्र जिसने किया उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए पूछा है। निजामुद्दीन जुनैद इल्तुतमिश का। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर कौन था? ये तो एलन बरो 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने अपने मिला लिया था, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। 1842 में ऑकलैंड के स्थान पे कौन एलन बरो बन के आया था गवर्नर, 42 में, और 43 में इसने सिंध को विलय कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। 31 क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहाँ इस तथ्य का उल्लेख होता है? तो वो कौन कौन से हैं? पुराण और बौद्ध ग्रंथ हैं। कौन सा? पुराण और बौद्ध ग्रंथ। 31 में हो जाएगा सी, उनसे पता चलता है। 32 आ जाओ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक। वाकाटक प्रवरसेन प्रथम, बताओ सही है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट दुंतीदुर्ग, सही है, सही है। दंतीदुर्ग, सही है। पल्लव सिंह विष्णु, सही है। चालुक्य राजराज प्रथम, चालुक्य नहीं था, ये चोल था। राजराज कौन था? चोल था, चोल। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है। 32 में। अल्लाह देखो 33, कथन कारण क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, बिल्कुल राइट है। वास्तविक, ऐसे संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली की सुव्यवस्थित किया था, ये बात बिल्कुल राइट है। लेकिन 33 में ये इसका कथन कारण का
हाँ सही है, बिल्कुल बता भी रहा है, बिल्कुल बता भी रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को सुदृढ़ किया तभी तो उसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं तो इसको। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सही है, कथन कारण सही है, व्याख्या भी कर रहा है ए। अगला देखो 34, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की? तो कौन था बताओ? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, डी हो जाएगा 34 में, डी। ठीक है जी, 34 में डी है, बी बलवन। एक मिनट, बलवन है भाई, 34 में बी, 34 में बी है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान बलवन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने ससानी शासकों से, ईरान के ससानी शासकों से इसको सीखा था। बलवन था भैया, कौन सा शासक था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शासन संबंधी, राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की? तो बलवन था, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? विश्व का सुल्तान, तो बताओ कौन से में? तारीख सुल्तान, खुजाइन फुतूह है 35वें में, कौन सा होगा बताओ? सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है सी ऑप्शन। तो ये जो है अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान कहा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, सब कुछ कहा था, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने हजार सितून का निर्माण कराया था? बताओ किसने कराया था? 36 में हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में दिल्ली में 1000 सितून यानी 1000 स्तंभों वाला महल, 1000 सितून, 1000 स्तंभों का सितून मतलब महल, इसका निर्माण कराया था, बी ऑप्शन। और 36 हो गया। 37 आओ, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सत्य है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक विस्तृत इसका नहीं था, इससे विस्तृत किसका था? सर्वाधिक विस्तृत था मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी बोलते हैं इसको, उसका सबसे विस्तृत था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करा, ये सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, केवल केवल बी सही है। अकाल संहिता तैयार कराई थी इसने, राहत शिविर खोले थे ना, अकाल से निपटने के लिए इंतजाम किए थे, बी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इश्तिहाक क्या था? ये एक पेंशन विभाग था। क्या था? दीवान ए इश्तिहाक एक पेंशन विभाग था जो लाचार और बूढ़ों के लिए खुलवाया गया था। अगला देखो, सूची एक सूची दो से मिलाना है। सूची एक, और लेखक और कवि हैं ये आश्रयदाता हेमचंद्र हर्ष। देखो, जयदेव लक्ष्मण सेन, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सी में हो गया 3। अच्छा, उसके बाद में बाणभट्ट हर्ष के समय, ये भी सही है, डी में हो गया 1। और हरिसेन समुद्रगुप्त और हेमचंद्र कुमारपाल। ठीक है, तो देखो पहले में हो गया 4 और फिर 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला हो गया ए। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था, यह सिद्ध होता है, किसे सिद्ध होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, किससे? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कैसे पता होता है इससे? इसमें क्या है, ये 150 ईस्वी का अभिलेख है, इसमें पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई मौर्यों का प्रभुत्व पश्चिमी भारत पर भी था। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने के लिए संभावित मार्ग क्या है? तो ये कर्म मार्ग, 41 में बी, कर्म मार्ग को प्रमुखता देता है कौन? मीमांसा दर्शन। कौन है प्रतिपादक इसके? जैमिनी है। अगला देखो, पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल, 750 से 770, सही है, सही है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था गोपाल, सही है, ये दूसरा भी सही है, लेकिन दूसरा सही है 42 में। अच्छा, अब देखो तीसरा, अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा। रज्जाक ने नहीं कहा, रूहमा तो कहा है, लेकिन रज्जाक ने नहीं कहा। क्या है? पाल वंश की स्थापना, सही है ये। अच्छा, उसके समय, पालों के समय पे एक वो आया था अरब यात्री सुलेमान, है ना, अरब व्यापारी सुलेमान था, उसने जो है ना, उसने जो है पाल साम्राज्य को रूहमा कहा है। किसने? सुलेमान ने। तो ये 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन। अगला, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने बताओ? कृष्ण प्रथम ने, बताओ, आप बताया करो। हाँ, सी ऑप्शन, कृष्ण प्रथम ने, है ना, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। हाँ जी। चोल प्रशासन में वेली का क्या थी? वेली क्या थी? तो भूमि माप की इकाई। वेली क्या थी? भूमि माप की इकाई को वेली बोलते थे, और सोने के सिक्के को कासू बोलते, सोने का सिक्का कासू, कासू। निम्नलिखित में से एक संविधान के मूल ढांचे से का भाग नहीं, मूल ढांचे का भाग नहीं है। युक्त का सिद्धांत, विधि का शासन, समाजवादी राज्य, ये समाजवादी राज्य नहीं है। न्यायपाल का कार्यपालक शक्तियों का विभाजन, ये सी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है? तो 111 है, अनुच्छेद 111 है। देखो, राष्ट्रपति के बाद 3 तरह के वीटो होते हैं। अत्यांतिक वीटो इसमें क्या है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अत्यांतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो,
किसी भी विधेयक को निलंबन कर सकता है, उसका कोई डिसीजन न ले ना, चुपचाप पड़े रहने दे। पॉकेट वीटो, विधायक द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं ले रहा, ये पॉकेट वीटो। निलंबन क्या है, उसमें निलंब कर दे, करना है अभी, पास ही नहीं करना, थोड़ा देरी कर दे, निलंब कर दे ना, बी ऑप्शन। 3 तरह के वीटो होते हैं, 46 में बी। अगला देखो 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था, बिल्कुल सॉरी, राइट है ये, राइट एकदम। 86वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया, ये भी राइट है। तो उपरोक्त में सत्य कौन से हैं, सत्य हैं दोनों, सी ऑप्शन। 47 में हो गया ऑप्शन सी। लेकिन कौन सा मामला था वो, ये मामला था मोहिनी जैन मामले में। भारत सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत इसको जो है मूल अधिकार बताया था, इसको, शिक्षा को। उसके बाद में फिर 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इसको परिवर्तन करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, मूल अधिकार जोड़ा गया। ओके, अगला कथन कारण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, सही है, ये तो बिल्कुल चाहते थे, एकदम सही है, एकदम सही है। 48वें में तो अच्छा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, इसलिए कल्याणकारी राज्य के लिए नहीं। ये ए और बी दोनों तो बात सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा 48 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। विधि तथा तथ्यों को सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न, मतलब ये बात दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करा, ठीक हो गया। 49 में आओ, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श का अधिकार है, सही है, बिल्कुल राइट है। तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है। तो सत्य पूछा है, केवल एक सत्य, ठीक है। 49 में हो गया ए, 49 में ए। 50 आ जाओ, स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो SFI, डी ऑप्शन। 50 में डी क्या होता है, द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जांच करती है स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की, डी ऑप्शन आ गया। क्या आ जाओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से नहीं, ये 2/3 बहुमत से पास होता है, विशेष बहुमत से, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति राष्ट्रपति 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, नहीं। संविधान संशोधन और वित्त आयोग या वित्त मामले में या धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो बताओ। देखो, विधि के समक्ष समता 52 में ये प्राप्त है, और धर्माचरण की स्वतंत्रता ये प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, लेकिन ये जो है ना तीसरा प्राप्त नहीं, क्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है, ये केवल भारतीयों को, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कथन कारण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, सही है बिल्कुल। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जरूरी समझा जाए तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 358 और 359 में आपातकाल के समय उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो कौन सा हो गया, ए सही और बी गलत, आर गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। कौन सा, 53 में सी। 54 में आ जाओ, एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीने तक गायब रहता है ना, 60 दिन तक या 2 महीने तक। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। सूफी सिलसिलों में नक्शबंदिया सबसे कट्टर सिलसिला था, एकदम सही है। शेख अहमद सरहिंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, सी, दोनों सही हैं। 55 हो गया, सी। अब आ जाओ 56 में, अब मिलाना है आपको सूची 1 से सूफी संत और 2 में उपाधि हैं उनकी कौन कौन से। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या बोलते थे इनको बताओ, इनको बोलते थे महबूबे इलाही, तो 3 हो जाएगा पहले में। शेख सलीम चिश्ती, शेख उल हिंद, तो 3-1 है कहीं, 3-1 है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, शेख नसरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली और बहाउद्दीन जकारिया शेख उल इस्लाम, 3-1-2-4, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की। दुआर्टे बारबोसा की है, डोमिंगो पायस ने की है, फर्नांडीज नूनी ने की है, रॉल्फ फिंच ने नहीं की। कब आया था ये अकबर के टाइम पे आया था भैया, फिंच तो अकबर के टाइम पे। अब देखो, दुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेव राय के समय में आया। उसके बाद डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय आया। और फर्नांडिस नूनीज पुर्तगाली था, घोड़े का व्यापारी, और अच्युत देव राय के समय आया, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी, इसने नहीं की है, ओके। चलो अगला देखो, हाँ कौन सा है 58 निम्नलिखित में से किसी एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के सरदार रह गए। तो ये कौन थी, संगोला की संधि। 58 में हो गया ऑप्शन ए, संगोला की संधि कब हुई, 1750 में हुई,
रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम और पेशवा, कौन पेशवा को था उस टाइम पे, कौन बताओ आप, विश्वनाथ, उनके बीच में हुई समोला की संधि 1750 में। जब से जो है ये पूरी सत्ता किसके पास आ गई, पेशवाओं के हाथ में आ गई। निम्नलिखित में से कौन सी ये घटना चतुर्थ अंग में सूर्य संबंधित नहीं है। तो देखो, टीपू द्वारा नेपोलियन से पत्राचार, हाँ नेपोलियन से मदद मांगी थी, सही है ये बात। वेलेजली को मार्क्विक्स की उपाधि मिली, ये भी सही है। टीपू की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, नहीं, प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। अडियार वंश का एक बालक था, बालक कौन, कृष्णराय, उसको बैठा दिया था गद्दी पे, ठीक है, ये था। वाणीवास का युद्ध किस किसके बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ। वाणीवास का युद्ध 60 में हो गया, बी 1760 में हुआ ये। 61 में आ जाओ, क्या 61, सूची 1 सूची 2, योजना और शुरुआत। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई बताओ, ये हुई है 28 अगस्त 2014 में, तो ये हो गया 3। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये कब है भैया, 8 अप्रैल 2015, तो ये हो गया 3-2 हो गया, 3-2, अच्छा जी 3-2। प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, 3-2 हो गया। मुद्रा बैंक योजना कब आई, मुद्रा बैंक, तो मुद्रा बैंक आई है भैया 8 अप्रैल 2015 में, 8 अप्रैल 2015 में ये आई है मुद्रा बैंक। एक मिनट, मिले नहीं सही, चलो पहले मिलाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई है, 28 अगस्त 2014, ये आ गई पहले। मुद्रा बैंक योजना ये बी हो गया, 3-2 हो गई, है ना। मुद्रा बैंक 8 अप्रैल 2015 हो गई, और पीएम सुरक्षा बीमा हो गई 9 मई 2015, 9 मई 2015 ये आ गई 4, तो 3-2 4, और ये हो गई 1, 3-2 4 1। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, 3-2 4 1, सी ऑप्शन हो गया। अगला देखें, चलो जी 61 हो गया, 62 में आ जाओ। क्रय शक्ति समता विधि के संदर्भ में इसका इंग्लिश देख लो थोड़ा सा, ये थोड़ा घुमा रहा है। क्रय शक्ति ये क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इसको। इसके संबंध में कथन बताने हैं आपको, कौन से विचार करें और कौन से सही हैं, सत्य कथन बताने हैं। तो देखो, इस विधि का प्रतिपादन जीआर कैसल ने किया, सही है, 62 में, बताओ कैसल ने किया, बिल्कुल सही है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF द्वारा किया, बिल्कुल दोनों ही बात सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 62 में सी ऑप्शन हो जाएगा। जीआर कैसल ने किया था, ओके। अगला देखो, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पे बताओ, ये बेंगलुरु में। निमहांस बोलते हैं इसको, निमहांस क्या है, बताओ फुल फॉर्म बताओ निमहांस की, हाँ बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहांस, कहाँ पे, बेंगलुरु में। कथन कारण क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA और विश्व बैंक की रियायती खिड़की, क्या, देखो IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की बोलते हैं, सही है, बिल्कुल राइट है। किसी ब्याज दर तथा अवधि, इसकी ब्याज दर और इसकी अवधि बहुत कम होती है, कम होती है, ये बहुत लंबी होती है, दूसरा गलत है। इसकी ब्याज दर बहुत कम होती है, ना के बराबर, और इसकी अवधि भी जो है ना बहुत लंबी होती है, 40 साल अमूमन होती है। तो ये हो गया ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बिम्स्टेक 1997 में, सही है, बताओ। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, ये बिल्कुल राइट है, 65 में। अच्छा, उसके बाद G15 ये सही है, 1989 सही है। इप्सा 2000 में, इप्सा 2000 में नहीं है, कब है फिर इप्सा, इप्सा जो है चलो बताओ, ये है 2003 में। कौन कौन इसमें, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, एक में तीनों को मिलकर आई, इंडिया, ब्राज़ील और एस है साउथ अफ्रीका, ये है इप्सा, SA साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसकी स्थापना 2003 में हुई है, ब्रिक्स की नॉर्म हुई है, सही है। चलो 65 होगा, 66 निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश डिग्री ऑफ लिक्विडिटी सबसे अधिक है, तो 100 रुपये का नोट। तो तरलता का अंश मतलब होता है कि जिसे किसी दूसरे फॉर्म में ले जाए तो वो सेम रहे, उसका मूल्य ना बदले, यही है। गिग इकोनॉमी क्या है, इसमें असत्य कथन बताना है। स्थायी रोजगार कम, सही है। अल्प समय के लिए काम, सही है। एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के लिए एक साथ कार्य करता है, ये भी सही है। अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं, कुशल श्रमिकों के लिए फायदा है इसमें गिग इकोनॉमी। इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के संबंध में कौन से असत्य कथन है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निर्गमन, नहीं, यही गलत है, ये पहले वाला ही गलत है। शेयर बाजार में सूची निर्गमित नहीं होती है ना, यही गलत है। अगला सही है, मार्केट से पैसा प्राप्त की विधि है शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का प्राइमरी मार्केट से शेयर लाना है, सभी सत्य, नहीं, ये गलत है। अच्छा, न्यूनतम कोष प्रणाली किस वर्ष प्रचलन में आई थी, तो 1957 में। इसमें क्या था, इसमें बताया गया था कि भाई RBI के पास जितने नोट जारी करेगा उसका 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण हो और 85 करोड़ रुपए का मूल्य की विदेशी करेंसी हो, 200 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए, बोला था 1957 में।
चालू खाते के घाटे खाते को कम करने के लिए निम्नलिखित में से एक सहायक नहीं है। तो बताओ इनमें से 70 में कौन सा नहीं है। तो इसमें प्रति निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती कर देंगे तो ये निर्यात में तो और कमी आएगी, फिर ये तो नुकसान हो जाएगा। अगर देखो, हम जब विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता इसकी माफ़ करते हैं, कितनी विषमता उसकी माफ़ करते हैं, तो किस प्रकार की गरीबी निर्देशित होती है। तो ये होती है सापेक्ष गरीबी। देखो गरीबी दो प्रकार की होती है, एक तो होगी सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। सापेक्ष में क्या है, जहाँ पे गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता कितनी है, किंतु जब गरीबी रेखा को एक मानक एक स्टैंडर्ड बना लिया, इससे नीचे होंगे तो गरीब होंगे, उससे नापते हैं तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर्टी। निरपेक्ष मतलब कौन सी होती है बताओ, एब्सोल्यूट पावर्टी। चलो 71 को 72 में आ जाओ। हाँ 72 में आओ। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 अवधारणाओं, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया। बताओ कौन सी ने, अलग कमेटी है, अहलूवालिया कमेटी, बताओ कौन सा है बताओ। तो ये डी ऑप्शन है, भगवती कमेटी। भगवती कमेटी ने 1973 में बेरोजगारी के लिए 3 धारणाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। अगला, जीरो नेट एड से तात्पर्य क्या है, ये बताना है। जीरो नेट एड क्या है, जब पर्यावरण में जीरो कार्बन नहीं, किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता आ जाएगी ना, उसको बोलते हैं जीरो नेट एड। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होता है देखो, जब क्या होता है, जब किसी देश में विशेष आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो उसको बोलेंगे जीरो नेट एड। मतलब नेट एड मतलब किसी दूसरे हमें एड की आवश्यकता, हेल्प की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किए, तो बैरी कोमोनोर ने। बैरी कोमोनोर कहाँ थे, यूएसए के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण पारिस्थितिकी कुछ क्रियाशीलता के मुख्यतः 4 नियम होते हैं। 4 नियम कौन सा, पहला नियम एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। दूसरा नियम क्या है, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। तीसरा क्या है, नेचर नोज बेस्ट। और चौथा क्या है, देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लंच। ठीक है, तो क्या ऑप्शन क्या, ए हो गया। अब 75 बताओ, सूची 1 सूची 2 से मिलाने, स्थान और स्थिति। कौन सा, CIRT, ये क्या है बताओ। CIRT होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ गोट्स मतलब जी से गोट्स, मथुरा। IICT क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। कारपेट कहाँ है, भदोई 2-1। NSI क्या है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कहाँ है, कानपुर में। और NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, क्या हो गया, नोएडा में हो गया। तो कौन सा होगा, 2-1 3-4, 2-1 3-4 कौन सा है, ए ऑप्शन हो गया। कौन सा, ऑप्शन ए। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।